हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी, जो एक सामाजिक चिंतक हैं, डॉक्टर हैं और सेना से भी रिटायर्ड हैं। डॉक्टर प्राची जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ट्रू मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर, और जिस तरीके से ट्रू मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को ला रहा है सामने, और नए नए विषय के ऊपर जो हम चिंतन करते हैं जी, उससे ज़रूरी है, आवश्यक है कि क्योंकि ये सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको और ट्रू मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब, हम पुनः, जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आपको ये लगता है कि आपका जन्म डॉक्टर बनने के लिए ही बना है। ऐसा कैसे फील होता है, हमारे दर्शकों को साझा करें। जी, मुझे ऐसा लगता था बचपन से ही जी कि मेरा जन्म ही डॉक्टर बनने के लिए हुआ है। वो तो हमारे देश में अंग्रेज आ गए जी, तो मैंने स्टेथोस्कोप गले में डाला है। शायद मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होती, जैसा हमारे समाज में भारतीय हमारी संस्कृति रही है आयुर्वेद की, तो मैं दोनों को मिलाकर काम करने का प्रयास करती हूँ जी। और मेरा बचपन से ही लोगों के मन में जो पीड़ा होती थी उसको देखकर मुझे लगता था कि मैं उस पीड़ा को अपने में महसूस करके ने का प्रयास करती थी ताकि मैं डॉक्टर बनूं। तो क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कुछ और बनने के लिए, और मैं हमेशा यही मन में मेरा भाव रखती थी, हो दूर निराशा करती आशा, दुखित जनों की पीर हरूं, हर त्रसित वेदना जगा चेतना, तमस गहन को दूर करूं। वाह। हो निर्मल तन मन जीवन पावन, रखती थी यह अभिलाषा, हो ऊंचा माथा वर दो ना था, लिख दूं नूतन परिभाषा। वाह। ये मैं बचपन से ही भाव रखती थी और अभी भी रखती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जब तक मेरे प्राण हैं, ये प्राणवायु तक मैं अपने इस पेशे को ना छोड़ूं। ये बेसिकली ये पेशा नहीं है, ये मेरा पैशन है। क्या बात है, क्या बात है। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर से जुड़े हुए और आपकी अन्य प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हैं। देखिए, पेशा तो मेरा डॉक्टरी है जी, तो मैं इसको डॉक्टरी, अब मेरे पास और कोई, जैसे मैंने देखा मोदी जी ने कहा स्किल डेवलपमेंट की बात करिए, तो मेरे पास कोई और स्किल नहीं है। मेरे पेन को दो ही चीज़ें लिखना आता है, मरीज का प्रिस्क्रिप्शन या कुछ मेरे अपने मन के भाव। जी। तो बहुत ज़्यादा अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो मुझे सबसे जो IMA का एक अवार्ड होता है, नेशनल अवार्ड, डॉक्टर AP शुक्ला अवार्ड से मुझे नवाजा गया है जी। इसके साथ ही सेना में रहते हुए मुझे ऑपरेशन विजय का मेडल मिला है। इसके अलावा ऑपरेशन विजय के 2 मेडल मिले हैं। ऑपरेशन विजय माने जो हमने कारगिल की लड़ाई देखी थी, द्रास का युद्ध था, वो ऑपरेशन विजय आर्मी में कहा जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन पराक्रम ही हुआ था ऑपरेशन विजय के तुरंत बाद, उसमें भी सेना में भाग लेने का मौका मिला। इसके अलावा CI ऑप्स और इंडिपेंडेंस मेडल मुझे आर्मी के दौरान मिले हैं। हाई एल्टीट्यूड मेडल भी मिला है। ये हमारे सेना में 8 मेडल मुझे मिले हैं। इसके अलावा मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। तो मुझे खुद कभी कभी लगता है कि मैं पता नहीं उन सम्मान का हकदार आप लोगों ने मुझे बना दिया, आप लोगों के प्यार ने मुझे बना दिया। जी। मैं ऐसा ही कहूँगी, और ईश्वर के आशीर्वाद क्या बात जो है, क्या हमेशा मेरे साथ रहता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर ने मेरे साथ दिया है। वाह। और कुछ लोगों को मेरे साथ भेजा ताकि वो मेरी मदद कर सके, ये मेरा मानना है। अभी आपने हमारे दर्शकों को अपने जीवन की, अपने पेशेवर क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में बताया। हम अब ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेरणादायक घटनाएं क्या क्या रही। जी, देखिए, मैं अगर प्रेरणादायक घटनाएं मानूं तो मेरे घर से ही वो शुरू होती हैं, क्योंकि मेरे घर में कभी भी डिफरेंस नहीं मैंने देखा कि मेरे भाई बहन के बीच में डिफरेंस हो, या कोई
कास्ट का डिफरेंस मैंने नहीं देखा। जब मैं बचपन में रहती थी तो मेरे घर के पास एक वाल्मीकि बस्ती थी, वहाँ के लोग मेरे घर में आते थे, तो वहाँ पर ऐसा मैंने कोई छुआछूत अपने घर से नहीं देखा। तो मुझे लगता है वो भी एक मेरे जीवन की उपलब्धि रही, जो मेरे सोच को मतलब एक नई दिशा दे सका, शायद मैं उसको ऐसा मानती हूँ, मेरे घर का माहौल जी। इसके अलावा अगर मैं सेना की बात करूं, ऑपरेशन पराक्रम में मैंने देखा कि जो हमारे बीच का बंधुत्व रहता है वो किस तरीके से काम करता है। और जब मैं अरुणाचल प्रदेश गई थी, वॉलेंटियर किया था मैंने वनवासी कल्याण आश्रम के लिए, तो वहाँ पर मैंने बच्चों के साथ देखा कि अगर हम बच्चों के साथ रहते हैं, मतलब ऑल्दो मैंने मेडिकल कॉलेज जस्ट पास किया था उस समय, तो बच्चे वहाँ पर जो 10th क्लास के थे, ट्राइबल बच्चे थे, वो बच्चे आपकी एक स्ट्रेंथ बन सकते हैं। ये मैंने वहाँ पर ये देखा, क्योंकि मैंने वहाँ की भाषा सीखने के लिए बच्चों को ही बेसिकली एक अपना मीडियम बनाया कि किस तरीके से, क्योंकि ईदू लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं थी, जी। तो वो बच्चों को ही अपना जरिया बनाया, और बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं, हम उन्हें किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, ये मैंने देखा। और एक मेरी जो लास्ट टू लास्ट ईयर एक मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे को लगता है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 20 साल आप मान सकते हैं, 20 साल ऑपरेशन विजय के बाद में, कारगिल युद्ध के बाद में, मेरे पास एक मैसेज आता है इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन 8 मार्च को कि आर यू सेम डॉक्टर प्राची who was there in द्रास सेक्टर with 8 आर्टिलरी ब्रिगेड। मैंने कहा अरे भाई इतनी मेरे डिटेल्स किसको मालूम है। वाह। तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया तो पता चला वो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट थे, जो उस समय पिनाका ट्रायल करने के लिए हमारे साथ में आए थे, वहाँ पर डेप्यूटेशन में थे, मुंबई से उनकी टीम आई थी। एंड ही वॉज मिस्टर प्रशांत रोजातकर, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बोला कि आपने मुझे 20 साल के बाद भी याद रखा, और याद रखने के साथ मीडिया में कहीं ढूंढा मुझे, और मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि हमने एक आर्टिकल लिखा था उस दौरान, उसमें आपको भी मेंशन किया था। तो मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि 20 साल के बाद में कोई आपको ढूंढता है, जब आपके पास में मीडिया नहीं था अवेलेबल। बिल्कुल। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। या जब मेरे पेशेंट मुझे आकर बताते हैं हम लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे हो गए हैं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये मैं करती हूँ, हम ऐसा झूठ मानते हैं कि हम करते हैं। मेरा मानना है हम हमेशा गलत काम करते हैं, अच्छा काम हम कभी नहीं करते, क्योंकि अच्छा काम तो नदी की तरह स्वतः उगता रहता है। वाह वाह वाह। और गलत काम जब हम करते हैं हमारे मन में एक दुविधा आती है, हम करें या ना करें। मतलब भगवान जी हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये काम गलत हो सकता है, तो उस समय हमारा जो निर्णय होता है, यदि वो गलत होता है तो हम गलत काम कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। हम आगे बढ़ते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने किस स्पेशलाइजेशन को चुना? देखिए मैं फिजिशियन हूँ जी, जनरल फिजिशियन, तो मैं जनरल प्रैक्टिस करती हूँ जी। और इसके साथ में बहुत से लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, कि आप हमें बेस्ट डॉक्टर बता दीजिए, या हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करें। जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में रहता है, मैं उनका भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करती हूँ। क्या बात है। जैसा कि आपने समसामयिक विषयों पर बात करी, हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कैसे जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्वास्थ्य जो है व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, डॉक्टर आपको उसमें सहायता कर सकते हैं जी। और लेकिन मेरा मानना ये भी है, सरकार और डॉक्टर्स दोनों मिलकर काम करें, और छोटे छोटे हेल्थ के इश्यूज पर चर्चा करें, जैसे मैं करती हूँ। मैंने 2022 से शुरू किए थे अपने हेल्थ टॉक्स लेना, जूम पर मैं फ्री टॉक्स लेती हूँ। अभी तक मेरे 183, मतलब आज 183वां सेशन होने वाला है। क्या बात है। और ये जूम में फ्री रहता है, बाकी पब्लिकली कोई भी मुझे इनवाइट करता है बुलाने के लिए
मैं हमेशा फ्री टॉक देती हूँ। तो हम उस तरीके से अवेयरनेस फैला सकते हैं, चाहे हम स्कूल में जाएं या जैसे मेरा जूम प्लेटफॉर्म में तो हम कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो वो भी एक सशक्त मीडियम है आजकल, क्योंकि मीडिया का ज़माना है। तो हमें, मुझे लगता है फिजिकल जाने की जगह हम मीडिया में करें, ताकि कोई भी किसी भी अवस्था में सुन सकता है उस हेल्थ डिस्कशन को। मान लो कोई गृहिणी खाना बना रही है तो खाना बनाते बनाते भी इस चर्चा को सुन सकती है। जी। ये मेरा मानना है। बहुत अच्छी जानकारी दी है, उससे समय भी बचता है और महिलाओं के या पुरुषों के काम भी नहीं रुकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, आपने महिलाओं को जागरूक करने, पुरुषों को जागरूक करने के लिए, ऑनलाइन के लिए भी आपने जोड़ने के लिए कहा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं की मृत्यु दर ब्रेस्ट कैंसर व शरीर के अन्य कैंसरों से अधिक हो रही है। इन कैंसरों को, इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है जिससे महिलाओं की मृत्यु दर को कम किया जाए? देखिए, कैंसर्स जो भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं जी। जैसे हमारा आजकल जो बहुत हमने अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत हमारी सीडेंटरी हैबिट्स हो गई हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम करते नहीं हैं और हमारा ज़्यादा दिमाग काम करता है। मतलब शरीर की जगह हम दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं। जब हम ज़्यादा दिमाग से काम करते हैं तो हम ध्यान नहीं रखते कि हमारा लाइफस्टाइल कितना ख़राब होता जा रहा है। क्योंकि जैसे मैं बैठ के काम कर रही हूँ, कोई एक चिप्स का डब्बा मेरे हाथ में आया या कोई खाने की चीज़ आए, बिस्किट आए, कुछ भी आए, तो मैं उसको अननोइंगली, अनइंटेंशनली, मेरी इंटेंशन नहीं होती कि मैं बहुत सारा खा लूँ, पर वो मेरे सामने रखा हुआ है तो मैं उसको खाते रहती हूँ। मैं अपने ऊपर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, आप ऐसा करते हैं, तो मैं उसको खाते रहती हूँ और वो हमारी कैलोरीज को बढ़ाता रहता है। इसके अलावा जैसे हमारा लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट मैरिजेस भी, और इसके अलावा हमारे जो फिज़िकल हमारी एक्टिविटीज़ के साथ में जो हमारे मेल फीमेल्स के रिलेशनशिप हैं, वो भी, उनकी भी अवधारणा बदल गई है, मैं ऐसा कहना चाहूँगी। तो अगर हम उनको थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करें तो शायद हम इन कैंसर से बच सकते हैं। जी। जैसा कि आप सेना से जुड़ी रही हैं, तो युद्ध और ऑपरेशन के दौरान में जो निर्णय लेना होता है, वो निर्णय, जो कठिन निर्णय होता है, उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, कठिन निर्णय एज अ डॉक्टर ये होता है कि हमें तो मरीज को ही ट्रीट करना है जी, ठीक है ना। मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। कठिन निर्णय की जो आपने बात की, हम लोग द्रास सेक्टर में थे, तो वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई, और जैसे हमने पहले देखा था सौरभ कालिया या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के साथ पाकिस्तानियों ने बहुत दुर्व्यवहार किया था, ठीक है। उनके मतलब उनकी नाखून खरोचे थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स को उन्होंने म्यूटिलेट किया था, और मतलब बहुत उनके मतलब बॉडी के साथ में उनको बहुत फिजिकल टॉर्चर किया था। तो जब हम लोग थे वहाँ पर, मतलब मैं थी वहाँ पर, हम लोग का मतलब है, तो मैंने वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आई, वहाँ पर इट वॉज अ र्यूमर ओनली, अफवाह किस तरीके से काम करती है वहाँ पर। अफवाह आई कि भागो भागो, पाकीज़ हैव इंट्रूडेड इन, और वहाँ पर इतना क्योस हो गया उस समय, मुझे तो इतना डर लग गया, मैं सच में बताऊँ, मुझे मरने का डर नहीं था उस समय। मेरे दिमाग में यही आया कि बेटा प्राची, तुझे पकड़ लिया तो तेरा क्या होगा तेरा क्या होगा, कालिया वाला डायलॉग मेरे को ऐसा लगा। तब मेरे सहायक जो था रणबीर, मेरे सहायक ने मुझे बोला कि मैडम आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ रहिए। तो वो एक निर्णय लेना कि मैं सहायक के साथ जाऊं या मैं जान बचाऊं, पर लेकिन मुझे लगा सहायक के साथ रहना इज मोर सेफ, क्योंकि मेरा देश का भाई है, वो मेरा भाई है, मेरे यूनिट का पर्सन है, मेरी देखभाल करता है, इस समय यही मेरा परिवार है। तो एक कठिन निर्णय वो था कि मैं क्या करूं। दूसरा कठिन निर्णय था, जब हम पेशेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, ट्रायज कहते हैं, P1, P2, P3 कैटेगरीज होती हैं। तो P1 कैटेगरी में क्या होता है, वो बहुत सिक पेशेंट होते हैं, आप उसमें कितनी भी रिसोर्सेज डाल दीजिए, मैन एंड मटीरियल, आप वो मरीज को आप नहीं बचा सकते जी, ठीक है। P2 कैटेगरी वो होती है, आप थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा समय देके उस मरीज को बचा सकते हैं। और P3 पेशेंट
जो इंजर्ड तो होता है, बीमार होता है, लेकिन हम उसको कुछ भी उसका 1-2 दिन नहीं करें, उसको कुछ नहीं होने वाला। जी। ठीक है। अब ये ट्रायज हर इमरजेंसी में होता है, पर युद्ध के दौरान में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके समय में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आप अकेले होते हो। बिल्कुल सही कहा। तो आपको ऐसे P1 कैटेगरी को छोड़ना बहुत खराब लगता है कि ये हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये देखो हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, जी जी जी। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम उनकी शहादत को देख रहे होते हैं। मुझे लगता है ये भी एक चैलेंजिंग काम था। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे दर्शक आपकी बातें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उनका प्रतिक्रिया उनकी आ रही है इस समय चैनल पर, जब चैनल ये चल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि मेडिकल लाइन में और सेना के क्षेत्र में आपके अनुभवों ने आपको क्या सिखाया? देखिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। और ये सेना और मेरे मेडिकल प्रोफेशन से नहीं, मुझे लगता है ये रिलेटेड है, ये हर व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर एक ना एक युद्ध कर रहा है। ठीक है। तो यदि हम ये माने, अगर हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो हमने कुछ ना कुछ तो कर्म किए हैं जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है। जी। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं मानती हूँ 84 लाख योनियों में विश्वास करती हूँ। तो हमारे कर्मों के हिसाब से मुझे जन्म मिला मनुष्य का, और उसमें भी डॉक्टर का जन्म मिला, और फिर एक कलम से लेखनी को मेरे को भगवान ने एक शक्ति दी कि मैं बांध सकूं, अपने शब्द दे सकूं, उससे शब्दों को, मतलब अपने भावों को शब्द दे सकूं। जी जी जी। तो हम जिस युद्ध में, अगर हम युद्ध को युद्ध की तरह करें, मतलब जैसे भगवान ने गीता को में अर्जुन को प्रवचन में ज्ञान दिया कि सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, बस तू कर्म कर और उस कर्म का जो श्रेय है वो तू ले ले, वही मेरा भी कहना है। मेरा गीता जी को पढ़ने के बाद यही मानना है, हम कर्म करें और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें। अगर हम ईश्वर को समर्पित करेंगे तो हम अच्छे ही कर्म करेंगे, क्योंकि जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, अच्छी वस्तुओं का भोग लगाते हैं, उसी तरह यदि हम भगवान को कर्म कर समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे कर्म करेंगे और हम उन कर्मों का श्रेय भी भगवान जी हमें देंगे। वाह, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। ये कहे कि हमें कर्म करना है, फल की चिंता ना करें, वो तो हम कर्मों के आधार पर हमें प्राप्त होगा ही होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि समाज के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान नहीं दिया जाता है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी अति महत्वपूर्ण है। जी जी। देखिए, मेरा ये मानना है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने की तो हम सिविक्स का जिसको बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, अगर हम सिविक्स को पढ़ लें अपनी स्कूल के टाइम पर, तो मुझे लगता है हम बहुत सारी जानकारी उसी से प्राप्त हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने भी ऐसा किया था, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मेरा ये मानना है चूँकि मैंने ऐसा किया था। सिविक्स बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट है, हम बहुत ज़्यादा, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी शायद मुझे अपर हाउस, लोअर हाउस और क्या सब चीज़ें होंगी कुछ नहीं पता था। तो यदि, जबकि ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट होता है और हम इसको पढ़ लें और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। तो यदि हम अपना कर्तव्य भी निश्चित करें और अपने कर्तव्य का बोध यदि हम रखें, तो बिल्कुल हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर सकते हैं। और अननेसेसरी लोगों से संपर्क नहीं करें, या हमारे संपर्क में आते हैं तो डेफिनेटली हमें अपने या तो पेरेंट्स को सूचित करें या जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनको सूचित करें। बहुत अच्छा। तो ये हम उससे सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की बात हम सोच सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे दर्शक बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे हैं। जैसा कि देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, अपराध को रोकने के लिए कानून है, सेना है, पुलिस है, लेकिन हमारे इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, इस पर्यावरण को, इन वृक्षों को बचाने के लिए
अभी तक कोई सेना नहीं है, क्या इनको बचाने के लिए भी कोई सेना होनी चाहिए? क्या प्रावधान होना चाहिए सरकारी, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी। मेरे को भी बहुत ऐसा सोचने में मैं चिंतन करती हूँ कि हम इतने वृक्ष लगाते हैं हर साल, जी पर उन वृक्षों का डाटा तो देते हैं कि हमने इतने वृक्ष लगा दिए, जी। पर कितने वृक्ष बचे इसका कोई भी डाटा नहीं है। तो वृक्ष लगाने के साथ साथ हमें उनको पालना भी है। अगर हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें, हम अपने बच्चे जैसे, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारे ऊपर ऋण होते हैं, देव ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, बिल्कुल समाज का ऋण होता है, और पांचवा ऋण हमारे ऊपर वृक्ष ऋण भी होता है। बिल्कुल। तो अगर वृक्ष ऋण है तो हमें उतारना भी है। वृक्ष ऋण को हम कैसे उतारेंगे? वृक्षों को लगा के। तो अगर मैंने अपने जन्मदिन पर एक गुलाब का पौधा बोआ तो वो तो काम नहीं करेगा भाई, वृक्ष तो वृक्ष होगा। मेरे को जलाने के लिए मेरे वजन बराबर लकड़ी भी तो आएगी, तो वो लकड़ी को भी तो लेना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे शरीर का रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरे शरीर का जब पंच तत्वों में मिलेगा, तो पंच तत्वों को मिलाने के लिए जो लकड़ी लगेगी उसका भी तो इंतजाम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। वाह। तो यदि ये हम अपने बच्चों को संस्कारित करें कि भाई ये हमारा ही काम है, तो हम अपने बच्चों को समझाएं ये ऋण है हमारे ऊपर, इसको हमें पूरा करना है। बढ़िया। और हमें अगर 5 तत्व से बने हमारे शरीर का रक्षण करना है, तो हमें इस 5 तत्व से बनी पृथ्वी का भी रक्षण करना है। वाह। तभी हम इनकी बात कर पाएंगे जी। कि पर्यावरण बचे। जब तक 5 तत्व नहीं बनेंगे, केवल पौधे लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि पौधे लगाओ और उनका रक्षण करो ताकि वृक्षों, मिट्टी, भू संकलन को हम रोक सकें और हम पानी को बचा सकें। ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे। हम चाहेंगे कि आप अपने साहित्यिक क्षेत्र से इस विषय पर कोई आपके पास रचना हो, तो रचना के माध्यम से हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को, देशवासियों को कोई जागरूक करने वाली रचना प्रेषित करें। जी, पर्यावरण पर मैंने अभी इसी बार लिखी थी, तो वही रचना पे जी जी, स्वागत स्वागत स्वागत। कठिन हुआ है जीवन जीना, अब तो हम जग जाएं जी। हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं। वाह वाह। वर्षा जल संरक्षित करके धरातले पहुँचाएं, बूंद बूंद को मोती माने, यूं ना वृथा गवाएं। क्या बात है। जल ही जीवन है खुद समझे, जल ही जीवन है खुद समझे, सबको भी समझाए। वाह। हरियाली धरती पर लाए, पर्यावरण बचाए, पॉलिथीन का त्याग करें हम, क्या बात है। जूट बैग अपनाए, वृक्ष धरा के आभूषण है, घर घर पौध लगाएं। वाह। अगर आपके घर में पौधा जगह नहीं है तो डेफिनेटली कोई पार्क चूज करें और वहां पर वृक्ष लगाएं, तरु वृक्ष लगाएं और उसका बचाएं भी, उसका संरक्षण भी करें। क्या बात है। वृक्ष धरा के आभूषण है, घर घर पौध लगाएं। वाह। तरु मित्र बन कर आंगन में नूतन खुशियां पाए, हरियाली धरती पर लाए, पर्यावरण बचाए। वाह। संस्कारित कर नव पीढ़ी को रक्षण पाठ पढ़ाए, मातु पिता ऋषि देव ऋण संग पादप ऋण समझाए। बढ़िया बढ़िया, बहुत पंच तत्व का रक्षण करके पावन जीव बचाए,
हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं। बहुत खूब, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जो है अपने लेखनी के माध्यम से भी और अपने कर्म के माध्यम से भी इस देश के, इस प्रकृति के, इस सृष्टि के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आप काम कर रही हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति कभी बीमार होता है और आप उसको दवा लिखते हैं, एलोपैथिक दवा लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, हजारों लाखों डॉक्टर हैं पूरे देश विश्व में, दवा लिखते हैं। और आजकल का जो प्रदूषण का माहौल चल रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। जब वो दवा लेते हैं, दवा खरीद कर लाते हैं, चाहे हम मेडिकल स्टोर से लाते हैं या कहीं से लाते हैं, फिर वो दवा इतनी होती है कि मतलब बहुत सारी होती है, जैसे मिठाइयाँ घर में लाते हैं या इस तरह की ऐसी दवा आती हैं। कुछ दवाएं जो है ना, उनकी डेट एक्सपायरी हो जाती है। वो जो लोग जो दवा को यूज करते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं कि दवा एक्सपायर हो गई है, तो उस दवा को कूड़े में, घर के कूड़े में डाल देते हैं, और वो कूड़ा जाकर उस कूड़े से मिल जाता है जो जमीन के साथ दबाया जाता है। वो जो दवाएं, जो एक्सपायरी डेट की दवाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में इस मिट्टी के नीचे दबाई जा रही हैं, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, और हमारे दर्शकों को बताएं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं वहाँ पर तो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की स्थान होता है जी। ठीक है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास दवाइयाँ एक्स्ट्रा हैं, तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। कोई मेडिकल बैंक बना सकते हैं अपनी सोसाइटी में जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो वो एक्चुअली उससे क्या होगा, दवाएं जिसको जरूरत है वो ले सकता है, पर ये आपकी साथ में जिम्मेदारी भी है कि आप उसमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ ना डालें, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी हॉस्पिटल के बैंक में डाल के चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत सारे लोगों की दवाइयाँ सेलेक्ट करें। तो ये बेटर होगा आप अपनी दवाइयों को अपने लेवल पर सॉर्ट आउट कर लें। यदि आपको ऐसा लगता है 1 महीने तक कोई वो दवाइयाँ लेने नहीं आया है, तो आप उसको कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल में देकर आ सकते हैं, ताकि वो उनको ज़रूरतमंदों को दे सके। या इवन आपके वो ऐसा लगता है आप कोई भी ओल्ड एज होम है, वहाँ भी ये दवाइयाँ दे के आ सकते हैं। अपनी सोसाइटी नहीं चाहते, या बच्चों के हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर भी ये दवाइयाँ दे के आ सकते हैं, पर वहाँ पर एक्सपायर्ड दवाइयाँ ना दे के आएँ। और आपकी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो तो हॉस्पिटल में, वहाँ पर कोई भी जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल बिना बायोमेडिकल रजिस्ट्रेशन के चल नहीं सकता, तो आप वहाँ पर भी उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ताकि वो ज़मीन में एटलीस्ट ना मिले और हमको नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि कुछ ना कितने सालों में वो डिसइंटीग्रेट होंगी हमें नहीं मालूम, पर धीरे धीरे करके वो ज़रूर हमारे ग्राउंड वाटर में और खाने की सामग्री में आएंगी, ये तो तय है। बहुत नुकसान होगा। तो ये भी हमको माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है, या जो एंटीबायोटिक्स नहीं है वो भी कुछ ना कुछ तरीके से हमारे किडनीज को या हमारे हार्ट को या लिवर को खराब कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी करेंगी, कर सकती हैं, पर कब करेंगी हमें नहीं मालूम। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। एक सामाजिक जो चेतना है, वाकई में सामाजिक चिंतक है वही सोच सकता है इसको कि ये दवाई का हम क्या करें। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, और दर्शक इस बात से बड़े प्रसन्न हैं, जैसा कि लग रहा है कि इनकी प्रतिक्रिया हमारे इस चैनल पर आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया कि एक चिकित्सक है, हमने अपने दर्शकों को बताया, तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में आपके मरीजों के साथ में कैसे संबंध होते हैं? कभी कोई ऐसा संस्मरण जो अच्छा रहा हो या अच्छा ना रहा हो, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो भी उससे कुछ सीख सकें। देखिए, मैं हमेशा अच्छे संस्मरणों को याद करने की कोशिश करती हूँ जी, क्योंकि और बहुत ज़्यादा मैं याद भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हम अच्छे संस्मरणों से को रखेंगे साथ में जी, तो हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। तो एज अ डॉक्टर मुझे लगता है मुझे पेशेंट्स के साथ में अटैचमेंट नहीं रखनी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जब तक वो मेरा पेशेंट है, ये मेरा दायित्व है कि मैं उसका इलाज
अपनी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही करूं। और पर जब भी जैसे मैं एक छोटे बच्चे का मैंने ऑपरेशन कराया था, ये ऑपरेशन कराया है मैंने अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। जिसके बच्चे के दिल में छेद था एंड बच्चा बहुत छोटा था, 2 मंथ्स का बच्चा भी नहीं था वो, और बच्चे की बहुत सांस फूलती थी, बच्चे का वेट भी गेन नहीं हो रहा था क्योंकि दूध नहीं पी पा रहा था। फिर वहाँ पर डॉक्टर से बात करके हमने उसकी सर्जरी करवाई, मतलब मैंने उसकी सर्जरी कराई, डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमेशा बच्चा पर सोचिए आप, बच्चा पंजाब में है, मैं गाजियाबाद में हूँ और डॉक्टर राधा कृष्णन फरीदाबाद में हैं। आप सोच सकते हैं तीनों अलग अलग एंड्स पे हैं, पर आज वो बच्चा 1 साल का हो गया है और अच्छा से स्वस्थ है। वो बोलती है उसकी माँ कि आप उसको देखोगे बच्चे को तो पहचान भी नहीं पाओगे कि इतना तंदुरुस्त बच्चा हो गया है वो। तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमें डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी बहुत सपोर्ट किया कि दूसरे एंड पे बैठकर वो टेलीफोनिकली हम, मतलब आप इमेजिन करिए वो बच्चे के छोटा वीडियो 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं और कितना अच्छा काम छोटा वीडियो बना के मुझे भेजती थी, मैं डॉक्टर राधा कृष्णन को भेजती थी, राधा कृष्णन मुझे कन्वे करते थे, फिर मैं उसको कन्वे करती थी पेशेंट की मदर, बच्चे की मदर को। तो ये एक मतलब मुझे अच्छा लगा। लोग कहते हैं डॉक्टर बदमाश हैं या है, मुझे नहीं लगता। ये हो सकता है इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है आपकी किसी डॉक्टर के साथ में। देखिए डॉक्टर भी कोई भगवान तो है नहीं, हम भगवान को भी कभी ना कभी तो अपशब्द बोलते हैं कि भगवान जी आपने मेरा ये बुरा कर दिया, मैंने क्या अपराध किया था। तो भी डॉक्टर भी भगवान नहीं है, हो सकता है आपको वो उस समय संतुष्ट नहीं कर पाए हों जी। तो ये मेरा मानना है, डॉक्टर में विश्वास जरूर रखें, क्योंकि जब तक आपका डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। और एक आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी, हमारी एक आदत होती है डॉक्टर को बदलने की, प्लीज़ डॉक्टर ना बदलें, क्योंकि हर डॉक्टर नए तरीके से सोचता है। जैसे हम एक बार खाना बनाने के लिए दे दें, एक सेम सामग्री देके 10 महिलाओं को, तो वही डिश 10 तरीके की बनेगी, 10 तरीके का स्वाद होगा। ऐसे ही डॉक्टर हैं, उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन खाना वही, इलाज वही होता है, दवाइयाँ अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर गलत दवाई देते हैं, डॉक्टर सही दवाई देते हैं। तो डॉक्टर में विश्वास रखिए, ये मेरा विश्वास तो सभी जगह रखा जाए, भगवान में भी रखा जाए, डॉक्टर में भी, रिश्तों में भी, माता पिता में भी, मित्रों में भी, विश्वास तो सभी पर रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, अब विश्वास की बात चल रही है तो अब हम समाज की ओर लेकर चलते हैं। आजकल समाज में जो रिश्ते हैं, रिश्तों का बड़ा बिखराव हो रहा है, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे बेटी बेटी का हो, चाहे अन्य संबंध हो, अन्य रिश्ते हों। ये बिखराव आखिर क्यों हो रहा है? देखिए मेरा ये मानना है, हमारा बिखराव ये इसलिए हो रहा है, मदर्स हैव स्टार्टेड वर्किंग। मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं तुम एंटी फीमेल्स हो। मेरा मानना है बेरोजगारी का भी एक कारण है महिलाएं का बाहर जाकर काम करना जी। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर ये मेरी सोच है। एक महिला एक परिवार को चलाती है तो वो बहुत कम परसेंटेज है परिवारों की, पर एक पुरुष एक परिवार को चलाता है, वो 100% सच बात है। एक पुरुष जब अपने परिवार को चलाता है, परिवार का मतलब होता है माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। पर आज के ज़माने में हमारे लिए परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे रह गया है। जब हमारी सोच बदल गई है तो हमारे रिश्तों में भी वो गरिमा, वो गर्माहट नहीं रही। तो ये इसके लिए हमारे पेरेंट्स का भी दायित्व है कि हम बच्चों, एक तो बच्चे भी हमारे इतने कम है कि रिश्ते ही बहुत कम बच्चे हैं, एक भाई एक बहन है, तो वो जो हमारे समय में ताऊ चाचा बुआ मौसी के रिश्ते होते थे वो खत्म हो गए हैं और हम सब लोग वर्किंग हो गए हैं। तो हम लोग बस, जैसे हम लोग बचपन में जाते थे बस चले जाते थे, हाँ जी हम आ गए बस, अब हमें पूछ के आना पड़ता है हम कब आए। तो ये वाला जो हमारा गर्माहट रिश्तों की खत्म हुई है, ये बिकॉज
क्योंकि हम अपने रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं देते हैं। हम उस चीज़ को महत्व देते हैं कि हमें हमारा किससे कितना काम है। तो जब हम मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे तो संबंधों में बिखराव आना स्वाभाविक है। जी जी, है ना। तो हम और कुछ चीज़ें हमारी वर्क प्लेस की वजह से हो गई हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग काम करते हैं और हम भौतिकता की दौड़ में बहुत आगे बढ़ गए हैं। और अगर हम खाली रहते हैं तो हम संबंधों को रिकनेक्ट करने की जगह में हम अपने मोबाइल या मीडिया का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हम उतने संबंध हमारे मधुर नहीं हैं। आपने डॉक्टर साहब बताया, सामाजिक चिंतन की बात की, रिश्तों के ऊपर बात की कि हमारे आजकल युवा पति पत्नी और बच्चे तक सीमित रह गया है। लेकिन आप एक डॉक्टर भी हैं, सामाजिक चिंतन भी हैं, साहित्यकार भी हैं। क्या आपको वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं युवाओं के साथ में, वो 5 डे जॉब करते हैं, फिर वो 2 दिन के लिए मस्ती के लिए चले जाते हैं, पति पत्नी है वो एकल रहना पसंद कर रहे हैं, और जो जॉब है उनकी वो रात में जॉब करते हैं, सुबह दोपहर तक सोते हैं, सूर्य की ऊर्जा उन्हें नहीं मिल पाती है। तो इन सब को आप एक संतुलित बना करके आपको लगता है कि ये सब ठीक हो रहा है? क्या वो युवा का मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन और आर्थिक संतुलन और सामाजिक संतुलन सब ठीक से है? क्या ठीक से रह पाएगा? ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने किया है जी। क्योंकि देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, मीन्स प्रकृति सबकी नियंता है ना। हम ईश्वर को नियंता मानते हैं पर प्रकृति नियंता है हमारे शरीर और जो हमारी सृष्टि को चलाने के लिए। जब हम 5 तत्वों से बने हैं तो हमारी जो प्रकृति सूर्य के नियमों के हिसाब से चल रही है जी। तो इसका मतलब है हमारा शरीर भी सूर्य के नियमों को फॉलो करता है, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में डायर्नल वेरिएशन कहते हैं जी। तो हमारी सारी, जब भगवान जी ने हमें बनाया था तो हमें इस तरीके से बनाया था, हम प्रकृति के साथ चलेंगे, पर हमने अपने आप को बिगाड़ दिया। और जैसे हमारी हीलिंग शुरू होती है, एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो गोधूली के समय पर हमारे शरीर से निकलता है और वो हमारे शरीर को रिलैक्स करने में और हमारे शरीर को रिपेयर करने में बहुत मदद करता है। पर हम ट्यूबलाइट में रहना पसंद करते हैं सारा टाइम, क्योंकि हमें एसी इतना अच्छा लगता है। गर्मियों में हम बाहर जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, सर्दियों में हमें ठंड लगती है, तो हम भगवान जी के नेचर में जाना पसंद नहीं करते। जब हम डे लाइट में मतलब ट्यूबलाइट में रहते हैं तो हमारा शरीर भूल जाता है कि इसको मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकालना है। तो वो जो नेचुरल हीलिंग होनी है वो नहीं हो पाती। और उसके अलावा हमने रात को सो रहे हैं और दिन में, रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही गड़बड़ हो गई। क्योंकि हमने तो, भगवान ने नहीं बनाया था हमें तो बनाया कि सुबह जब सूर्योदय होएगा आप उठो। हमने बचपन में पढ़ा है कि हम डायर्नल वेरिएशन, सूर्य के साथ जागे एंड सूर्य के साथ सोएं, सूर्य के नियमों का पालन करें। तो जब हमारी हीलिंग ही नहीं होगी और हमारे खाना पीना गड़बड़ है, हम दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, और मेंटल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हमारे को काम का प्रेशर है, हमें पीयर प्रेशर है, हमें है कि मैं नई अचीवमेंट कैसे कर सकता हूँ, कि मेरी नई गाड़ी कैसे आएगी, मेरा नया फ़ोन कैसे आएगा, मैं अपने लैपटॉप का अपग्रेडेड वर्जन कब लूँगा। तो ये वाली सारी चीज़ें अपने अपने में अभी हम सीमित रह गए हैं। फिर उसके बाद में जब हम अपने से बाहर निकलते हैं तब हमें याद आता है कि हम बच्चे और बीवी भी है, माँ बाप भी हैं। तो पहले हम अपने को जब केंद्रित हो गए हैं, आत्म केंद्रित होने की वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है और हमारा खाना पीना बदल रहा है, जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो गए हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी अप्रोच ये रहती है, यार 2-3 दिन के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं और खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता हर समय मेडिकल स्टोर, क्योंकि मेडिकल स्टोर डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर वो आपको इवैल्यूएट नहीं करेगा, वो आपको दवाई तो दे देगा पर आपको एक जानकारी नहीं देगा। जैसा आपने प्रश्न किया था कि हम स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर या सरकार क्या करे, वो डॉक्टर और सरकार करेगी, वो मेडिकल स्टोर नहीं करेगा आपको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के
लिए। तो आपको कुछ भी चीज़ अबनॉर्मल लग रही है जो आपको नहीं है पहले ज़िंदगी में कभी, फीवर हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी उसके लिए आप एकदम आधी रात में आप डॉक्टर के पास चले जाइए। अगर आपको फीवर है तो आप एक पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं और सुबह डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। कोविड के बाद में हमारा बॉडी सिस्टम बहुत बहुत बदल गया है, तो हमारा हार्ट जो है, हमारे को छाती में दर्द, एसिडिटी का पेन भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो मसल पेन भी हो सकता है, या चोट लगी थी, कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को इग्नोर ना करें क्योंकि ये एबनॉर्मल सिम्टम है। लेकिन हाँ, अगर फीवर हुआ है तो डेफिनेटली आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। ऐसा मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी। और जैसा आपने बोला, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैं और कोविड काल के बाद में चूँकि हम बहुत सीडेंटरी हो गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम इतने कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि उसने हमारे कंफर्ट जोन ने हमारी हेल्थ को डिस्कम्फर्ट जोन में पहुंचा दिया है। एक अनकंफर्टेबल जोन में आ गए हैं हम। देखिए, और हमारी जो लीस्ट प्रायोरिटी रहती है हेल्थ, हमें याद रहता है हमें गाड़ी की सर्विस करानी है, हमें गाड़ी का पॉल्यूशन करना है, हमें अपनी हेल्थ की पॉलिसी भरनी है, पर उस हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वो हमें याद नहीं रहता। वाह वाह, बहुत सारी जानकारियाँ डॉक्टर साहब आपसे प्राप्त हुई हैं। हमारे दर्शक बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं और हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि ये सिलसिला भी जारी है। ये पॉडकास्ट पहला और आखिरी नहीं है। ये चर्चा डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग जी के साथ हमेशा चलती रहेगी और हम आपसे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपने ट्रू मीडिया पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।